नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको सावधान कर देने वाली खबर। गंडक नदी में भारी उफान देखने को मिल रहा है। गंडक के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वाल्मीकि नगर बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। गोपालगंज डीएम ने अलर्ट जारी कर दिया है। नवल किशोर चौधरी का यह हाई अलर्ट है। इंजीनियरों को खास करके अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। 6 प्रखंडों में पानी फैल सकता है, इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है। 43 गांव में पानी का बहाव तेजी से हो सकता है। निचले इलाकों को खाली करने का आदेश दिया गया। बगहा में गंडक नदी स्थिर हो गई है। वहीं पिछले 2 घंटों में जल स्तर में स्थिरता देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंडक नदी में भारी उफान देखने को मिल रहा है। 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया और ऐसे में निचले इलाकों में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। इसी के साथ साथ इंजीनियर्स को अलर्ट रहने की आदेश और निर्देश दिए गए हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम बगहा के गंडक नदी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार पिछले 24 घंटों की बात करें तो जलस्तर में काफ़ी उछाल हुआ है और पिछले 2 वर्षों की बात करें तो ये अधिकतम जलस्तर बताया जा रहा है। तो दियरा के तमाम ऐसे गांव हैं जहां तेजी से पानी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि निचले इलाके में जितने तेजी से पानी प्रवेश कर रहा है और तमाम जो गंडक नदी में जो नावें चलती हैं तो जिला प्रशासन ने सभी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है और कई लोग परेशान हैं। दियरा में जो लोग आना जाना होता है, जिनका खेती बाड़ी होता है, वो नदी के किनारे पानी जलस्तर के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल गंडक नदी में किसी भी तरह के नाव का परिचालन भी नहीं हो रहा है। तो स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं जलस्तर? देखिए, ये बहुत दिनों के बाद इस तरह से पानी आया हुआ है। अब पूरा यहाँ के जो लोग हैं उनका दियरा से ही काम चलता है। पूरा दियरा पानी से डूब चुका है और आज यह व्यवस्था यहाँ है कि सारे नाव बांध दिए गए हैं, कोई दियरा नहीं जा रहा है। यहाँ की जो मवेशी है उसके लिए चारा के लिए भी लोग नहीं जा रहे हैं, उसके लिए भी दिक्कत हो रही है। कितना गांव आपको लगता है प्रभावित होगा इससे? हमको यहाँ मैंने अभी तो नीचे बहुत सारे गांव हैं, 50 गांव से ऊपर हैं जो प्रभावित हैं, लेकिन अभी यहाँ मुख्य रूप से जो 4 वार्ड हैं यहाँ के लोगों का खेती दियरा में पड़ता है और सारे लोग यहाँ परेशान तो हैं ही, इससे नीचे 50 गांव तबाह है इससे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर बनी हुई है और लगातार गंडक नदी के जलस्तर में जिस तरह से उछाल दर्ज की गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी बांधों और तटबंधों को सुरक्षित रहने के निर्देश जरूर जारी किए हैं, लेकिन ये तमाम अभी राज्य स्तर से भी अपडेट है कि 6 जिलों को अलर्ट किया गया है। तो फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है और यह पानी धीरे धीरे निचले इलाकों में पहुंचकर तबाही मचाने को तैयार है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक के साथ साथ पहाड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से मसान नदी ने रामनगर प्रखंड में कटाव शुरू कर दिया है। जोगिया पंचायत के पास नदी पर बना गाइड बांध पानी के दबाव में टूट गया, जिससे नदी का पानी शेरवा गांव में घुस गया। बांध के टूटने से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने जिला प्रशासन से बांध की मरम्मती की गुहार लगाई है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बगहा से। वहां की तस्वीर देखते हैं, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त। मुन्ना, हमें ये बताइए कि जलस्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है और आदेश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द निचले इलाकों में जो गाँव हैं, जो लोग वहां पर हैं, उन्हें वहां से निकाला जाए। क्या इसकी कोई पहल की गई है? क्या इसके लिए कोई नई शुरुआत की गई है? निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के आदेश के बाद सभी अंचलाधिकारियों को क्षेत्र में सक्रिय रहने का आदेश दिया गया है और कर्मचारी लेवल से लेकर पंचायत सचिव तक के सभी अधिकारियों को पंचायतों में भेजा गया है और निचले इलाकों में जहां जहां संभावित इलाके हैं, जहां निचले इलाके हैं, जहां पानी प्रवेश कर सकता है, उन इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। वैसे इलाकों में जहां
थोड़ी 3 लाख क्यूसेक के बाद पानी पहुंच जाता है। तो हम बगहा में गंडक नदी की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा में गंडक नदी की तस्वीर आपको नदी का जलस्तर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कई तरह की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही होगी। अपने अपने आशियानों को छोड़कर कहीं और जाना होगा। क्या कुछ समस्याएं उनके सामने हैं? कितना परेशानी देख सकते हैं, क्या परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है जी। किस तरह का परेशानी होता है जब पानी बढ़ता है आप लोगों को? पानी बढ़ रहा है तो हम लोग को खाना नहीं मिलता है, सूझ से रहना नहीं सूझ से है। हम लोग सूझ से नहीं रहते हैं इधर। पानी हम लोग हेलने से बहुत परेशानी पड़ता है, खाने पीने में हम लोग मर रहे हैं। हेलने को कोई सुविधा हम लोग को नहीं है। रेता में लोग उसी तरीका से है। कैसे आप लोग का काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? रेता का लोग वैसे ही रेता ही में रहता है, कैसे वास करता है, क्या करता है। तो आप देख सकती हैं किस तरह के हालात है और सब लोग परेशान हैं और नावों के परिचालन को रोक दिया गया है। तो यहाँ बताना चाहेंगे दियरा के जो तमाम ऐसे इलाके हैं उन इलाकों में कितने लोग हैं जिनकी खेती बाड़ी है, मवेशी है, कई लोगों का घर है जो शहर से भी आना जाना रहता है। तो सरकार को तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गंडक नदी कितनी उफान पर है ये तस्वीर आप देखकर समझ पा रहे हैं। शौचालय मिलता ना कोनो सहयोग मिलता तो बताइए सरकार के सहयोग हमनी के बगहा क्षेत्र के लोग सरकार। जी सुबी, आप देख सकती हैं किस तरह लोगों की परेशानी है और इन परेशानियों में लोग गंडक नदी के किनारे जलस्तर के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो गंडक नदी इस वक्त उफान पर है और कई तरह की विकट समस्याओं से वहां के स्थानीय लोगों को जूझना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच डीएम और जिलाधिकारी के साथ साथ तमाम प्रशासन के अधिकारी वहां पर मुस्तैद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि निचले इलाकों से लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। वहीं गोपालगंज में गंडक नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ। सुबह 5 बजे जल संसाधन विभाग ने रिपोर्ट जारी की। तटबंध के अंदर बसे गांव को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी तटबंधों पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यह हाई अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज के 6 प्रखंडों की निचले इलाकों में नदी का पानी फैलने लगा है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद गंडक नदी उफान पे है। खतरे के निशान से इस वक्त जो है गंडक नदी तकरीबन 1 मीटर ऊपर है और अभी गंडक ये नदी है, देखिए किस तरह से नदी में उफान है। तटबंधों पर कई जगह दबाव है और जिला प्रशासन की ओर से जो निचले इलाके में लोग बसे हुए हैं, तटबंध के अंदर जो गांव हैं, उन्हें तत्काल जो है ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील किया गया है। प्रशासन की ओर से माइकिंग की जा रही है। गोपालगंज के जो डीएम हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उनके द्वारा अभियंताओं को और जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें तटबंधों पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासन को हर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिया गया है। हमारे साथ अभी मौजूद है जल संसाधन विभाग के एसडीओ, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ तैयारी की गई है, कैसे हैंडल किया जा रहा है। पानी इस बार बहुत ज़्यादा आ गया है, 4 लाख से प्लस चल रहा है क्यूसेक, तो कैसे आप लोग इस बार जो है बचाव के लिए इंतजाम किए हुए हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी पानी 4.5 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है। तो अभी यहाँ पानी जो पहुंचा है वो 3.5 लाख क्यूसेक वाला पहुंचा है। 4.5 लाख क्यूसेक वाला पानी अगले 12 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे नाव का जितने भी छोटे नाव होंगे परिचालन पे हमने अभी बैन लगाया है। और दूसरी बात कि हमने जितने भी इसी बैग्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में अपने बांध पे रखवा लिया है। हर आधे किलोमीटर पे एक वॉलंटियर हमारा काम कर रहा है और बांध की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। जो हमें एक एक बांध के एक मिनट के सिचुएशन के बारे में जानकारी दे रहा है। और साथ साथ हम 24 घंटा बांध पे तैनात हैं और अगले 24 घंटे तक हम पूरी तरह से अपने पटना के सारे अधिकारियों से कांटेक्ट में हैं और यहाँ की सारी रिपोर्ट उन्हें दे रहे हैं और हम पूरी तरह से किसी भी सिचुएशन से निपटने को तैयार हैं। अगला माना जाए कि 24 घंटा गंडक नदी के लिए अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है और ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंट सिचुएशन है क्योंकि ऐसा अक्टूबर महीने में ऐसी सिचुएशन आज तक आई नहीं है। लेकिन तब भी हम किसी भी सिचुएशन से निपटने को पूरी तरह से तैयार हैं। इस साल का सर्वाधिक ये इस साल का अब तक का सर्वाधिक ही है। सबसे ज़्यादा अभी डिस्चार्ज है इस साल का।
गंडक नदी के लिए अगले 24 घंटे अहम माना जा रहा है। जो जल संसाधन विभाग के मंत्री है संजय झा, वो और इसके अलावा जो प्रधान सचिव हैं, दोनों लोग जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं वो तटबंधों पर रात से ही यहाँ कैंप किए हुए हैं। अब देखना होगा कि जो प्रशासन की जो तैयारी है आने वाले समय में क्या कुछ हो पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए, दुमका में एक बार फिर पेट्रोल कांड हुआ है। दुमका में फिर से पेट्रोल कांड को दोहराया गया। सो रही छात्रा को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। दरअसल शादी से छात्रा ने इनकार कर दिया और इसके बाद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 90% तक ये छात्रा जल चुकी है। जो आरोपी है वो शादीशुदा है, जिनका नाम राजेश राउत बताया जा रहा। सोते वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जरमुंडी प्रखंड के भालकी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक बार फिर से पेट्रोल कांड को दुमका में दोहराया गया है। इससे पहले भी इस तरह की खबर सामने आई थी और छात्रा को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, वो भी उस वक्त जब वो सो रही थी। दरअसल इस छात्रा ने शादी से इनकार किया, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? छात्रा की हालत कैसी है अभी? मैं आपको बता दूं, दुमका में एक बार फिर ये पेट्रोल कांड को दोहराया गया है। जरमुंडी प्रखंड के भालकी गांव का ये घटना है और आपको बता दूं कि जो पीड़िता का हालत है वो अभी फिलहाल जो है 90% तक पीड़िता जल चुकी है और फिलहाल जो प्राथमिक चिकित्सा होते हैं उसको इलाज यहाँ पर दुमका के फूलो झाना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल अभी दिया जा रहा है। और पीड़िता की जो स्थिति है वो फिलहाल जो है स्थिति बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। मौके पर जो जिला प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार उनसे पूछताछ, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उनसे जानकारी ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दुमका से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां छात्रा को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। आरोपी की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसका नाम राजेश राउत बताया जा रहा और यही वो छात्रा है जिसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। वहीं 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 17 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जाएगा। 3 नवंबर को दोनों ही सीटों पर मतदान होंगे और 6 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। तो आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की सारी तैयारी आज से पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि बिहार में 2 विधानसभा सीटें खाली है। एक के निधन से और दूसरा अगर अनंत सिंह की बात कर लें तो मोकामा से अनंत सिंह को अयोग्य बताया गया, जिसके बाद से ये उपचुनाव की तैयारी अब शुरू कर दी जा चुकी है। और गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव का नामांकन आज से शुरू हो रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में अनुमंडल कार्यालय को नामांकन के लिए काउंटर बनाया गया। वहीं नामांकन से पहले कलेक्ट्रेट रोड में बैरिकेडिंग भी की गई है। उपचुनाव के लिए बीजेपी और महागठबंधन ने अब तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है और आज से शुरू हो रहे नामांकन को लेकर क्या कुछ तैयारी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। से नॉमिनेशन भी शुरू है, इसको लेकर के बैरिकेडिंग है और जगह जगह पे अलर्ट मोड में हमने अधिकारियों को लगाया है। विधि व्यवस्था सुधारने के लिए भी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। गोपालगंज विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर इस वक्त तैयारियां पूरी कर ली गई है। समाहरणालय परिसर में चुनाव आयोग की ओर से नामांकन कोषांग एवं हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ये हेल्प डेस्क बना हुआ है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी है उनकी यहाँ तैनाती होगी, वो मौजूद यहाँ होंगे। और आज से 14 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को नामांकन कराने के लिए मौका दिया गया है। 3 नवंबर के यहाँ वोटिंग होने वाली है और 6 नवंबर को मतगणना होगी। इसके बाद से साफ हो जाएगा कि गोपालगंज विधानसभा का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। फिलहाल अगर प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा की ओर से दिवंगत जो विधायक है, लगातार 4 बार से यहाँ विधायक रहे सुभाष सिंह, उनकी पत्नी कुसुम देवी का नाम इस वक्त जो है सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा भाजपा में किसी और प्रत्याशी का नाम अब तक सामने नहीं आया है। कयास लगाई जा रही कुसुम देवी ही भाजपा की उम्मीदवार होंगी। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो अब तक जो है किसके खाते में ये सीट जा रही है, जदयू, कांग्रेस या फिर जो है आरजेडी। पिछले बार की अगर बात करें तो पिछले बार के चुनाव में यह सीट जो है कांग्रेस के खाते में थी। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पोता हैं आसिफ गफूर, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और 38,000 मतों से
उनकी जो हार हुई थी, तीसरे नंबर के वो प्रत्याशी बने। और दूसरे नंबर पर पूर्व सांसद जो है लालू प्रसाद यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, और जो वर्तमान में अभी डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनके मामा हैं साधु यादव। उन्होंने बसपा से चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर वो रहे। तीसरे नंबर के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे यहाँ गोपालगंज में चुनाव हुआ। तो इस बार देखना होगा कि महागठबंधन किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। हालांकि कांग्रेस के कुछ विधायक गोपालगंज पहुँच चुके हैं और प्रत्याशियों के चयन का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अब तक जो है महागठबंधन ने पत्ता नहीं खोला है कि यहाँ उनके उम्मीदवार कौन होंगे। 14 अक्टूबर तक ही जो है नामांकन के अंतिम समय दिया गया है। अब देखना होगा कि महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होते हैं और कब तक उनकी घोषणा हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जगदा बाबू आज लालू यादव से मुलाकात कर इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। तो फिर सवाल है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लालू जगदानंद सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लेंगे? महागठबंधन का महामोह। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। क्या बेटे सुधाकर के बाद जगदानंद देंगे इस्तीफा? ये दोनों सवाल इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों से खबर है कि कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे से आहत जगदानंद सिंह भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। शुक्रवार को लालू यादव से जगदानंद सिंह मुलाकात भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विवाद बढ़ा है, जानकारी अभी बता रहे हैं कि जगदानंद सिंह की जो राजनीति रही है उसके अनुसार वो मानने वाले व्यक्ति नहीं है और वो इस्तीफे तक की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल जगदानंद सिंह ने कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया है। देखना होगा कि कल लालू प्रसाद यादव से जब उनकी मुलाकात होती है उसके बाद क्या बातें सामने आती है। बेटे सुधाकर सिंह के कृषि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद ही बयानों से साफ हो गया था कि जगदानंद सिंह के दिल में कसक तो है, क्योंकि उसी दिन उन्होंने कहा था कि चूंकि बात बढ़ जाती इसलिए बलिदान देना पड़ गया। सुनिए 4 दिन पहले जगदानंद सिंह ने क्या कहा था। बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। अगर जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं तो सियासी लिहाज से बड़ा कदम होगा। विपक्ष यानी बीजेपी का मानना है कि बिहार की पॉलिटिक्स पुत्रों के मोहपाश में है। महागठबंधन पुत्र मोह में धृतराष्ट्रों के बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, दूसरे तरफ अपने बेटे का इस्तीफा से त्रस्त श्री जगदानंद सिंह जी पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर से सियासत में खलबली है। बीजेपी से पुत्र मोह का नतीजा बता रही है तो सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस बयान तो दे रहे हैं, लेकिन बचते बचाते नहीं। ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, वो हमारी मित्र पार्टी है और एक आचार संहिता के तहत मित्र पार्टियों के अंदर के मामलों पर झांकने का प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। जगता बाबू का आज तक का राजनीतिक इतिहास तो यही रहा है कि पार्टी उनके लिए प्राथमिकता रही है। जब जब पार्टी और व्यक्तिगत रिश्तों में चुनाव करने का समय आया है तो जगता बाबू ने आज तक पार्टी को ही चुना है। अब सवाल है कि अगर जगदानंद सिंह आहत हैं तो क्या इस्तीफे से उन्हें राहत मिल जाएगी? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं वैशाली के महुआ इलाके की हिदायतपुर गांव में 9 दिन पहले गैस रिसाव से लगी आग में जख्मी तीसरे शख्स की भी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और खबर मिलने पर जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने बीडीओ और सीओ को बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह ग्रामीणों को समझाया बुझाया और अधिकारियों को वहां से मुक्त करा लिया। असल में 28 सितंबर को यहां गैस लीकेज होने से हुए हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोगों का पटना पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों का इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और मुआवजा नहीं मिलने को लेकर काफी आक्रोशित है।
और देखिए बड़ी खबर आपको बगास से बता दें, जहां सीओ की गाड़ी और बुलेट की आमने सामने टक्कर हो गई। बुलेट सवार एक युवक की मौत भी हो गई है। हादसा NH 727 पर डुम्बलिया मोड़ के पास हुई है। बघाट सीओ की गाड़ी से ये बुलेट सवार टकरा गया। टाटा सुमो गाड़ी उधर से आ रही थी और तभी सामने से बुलेट सवार नरईपुर के युवक दीपक यादव ने सामने से गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सीओ की गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। बाद में घटना के विरोध में हंगामा किया गया और हादसे के बाद बगा के एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। यही कि सबसे पहले ये तो गाड़ी बहुत स्पीड था, हम उधर से रोड क्रॉस किए ऑटो पकड़ने के लिए, ठीक है। ये गाड़ी हमको मतलब मारने से बचाया, ठीक है। इसके बाद से डायरेक्ट इसमें लाके ठोका है गाड़ी, ये अपने साइड में था। किसका गाड़ी है? अभी गाड़ी किसका? दीपक यादव का गाड़ी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।